दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति में इतना तीखापन शायद कभी नहीं था। सत्ता और विपक्ष के बीच की दूरियां नहीं, बल्कि इतनी मोटी लकीर जो शायद कांटों के जरिए पाट दी गई हो। और उसमें कोई संवाद नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। चुनौती है, धमकी है, चेतावनी है। तो ऐसे में मौजूदा मोदी सत्ता खास तौर पर चुनावी हार को बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में आ नहीं सकती है। यानी चुनावी हार शायद उनकी अपनी राजनीति का अंत हो जाएगा। और इसीलिए चुनावी हार से बचने के लिए जो भी रास्ते अपनाए जा सकते हैं, उन रास्तों पर चलने के लिए मोदी शाह का मॉडल तैयार हो रहा है। बीते 5 दिनों से दिल्ली में बैठकों का दौर जिस लिहाज से चल रहा है, उसमें 2-3 बातें साफ हो गई है। पहली बात तो यह कि दोबारा से 2014 के चुनाव के तर्ज पर 2024 की तैयारी शुरू कर दीजिए, जिसकी अगुवाई नरेंद्र मोदी कर रहे होंगे। लेकिन पूरी बागडोर जो बिसात पर बिछाई जाएगी, उसको अमित शाह अपने तरीके से बिछाने की शुरुआत कर चुके हैं। और राज्य दर राज्य जो भी परिवर्तन होने हैं, उम्मीदवारों का चयन जिस तरीके से होना है और जिस भी पुराने साथियों को साथ लाने की कवायद करनी है, सारे घोड़े इस दौर में खोल दिए गए हैं। और दृष्टि यही है कि चुनाव हर हाल में जीतना है। तो पहला सवाल आपके जहन में यह होगा, क्या वाकई 2024 के चुनाव हार रहे हैं? जो सर्वे अलग अलग राज्यों से निकल कर आ रहे हैं, वह बीजेपी को चौंका रहे हैं। जनवरी के महीने में मध्य प्रदेश के भीतर 103 सीटें बीजेपी जीत रही थी, लेकिन जून आते आते वह 55 पर आ गई। महाराष्ट्र के भीतर भी सियासी तिकड़में अपने तौर पर शिवसेना की तोड़ के साथ विकसित जरूर हुई, लेकिन एमवीए गठबंधन जो मौजूद है, उसकी तुलना में 7% वोट अभी भी कम नजर आ रहे हैं। जो स्थिति छत्तीसगढ़ के भीतर है, जो स्थिति इस देश के तमाम राज्यों में है, उस राज्यों की कतार में चाहे आप हरियाणा का नाम लीजिए, हिमाचल प्रदेश का नाम लीजिए, बिहार का नाम लीजिए, झारखंड का नाम लीजिए, या फिर गुजरात के भीतर की परिस्थितियों को भी जरा परखने की शुरुआत कीजिए, तो हो सकता है आपके जहन में एक सवाल खुले तौर पर रेंगने लगे, क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है कि नए सिरे से गुजरात और उत्तर प्रदेश को भी मथना होगा? और अगर इन 2 राज्यों को मथना होगा, तो इसका मतलब है कि बाकी राज्यों की स्थिति कहीं नाजुक तो नहीं है। और क्या बाकी राज्यों की परिस्थिति को सुधारा जाए? 10 बड़े निर्णय बीते 5 दिनों की बैठकों के बाद 10 बड़े निर्णय उभर कर सामने आ रहे हैं, जिसका ऐलान आने वाले वक्त में आपको दिखाई देने लगेगा। दूसरा सवाल है, क्या वाकई इंतजार 2024 तक किया जाए? उससे पहले जब कांग्रेस से ही टकराना है, और कांग्रेस के साथ जिस तरीके से इस देश का मुस्लिम तबका जाकर जुड़ गया है, उसने तमाम छत्रप जो मुस्लिम वोट के आसरे चलते थे, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव क्यों ना हो, अगर ये वोट बैंक के सहारे अपनी क्षेत्रीय राजनीति को साध रहे थे और एक झटके में बीजेपी को चुनौती देने के लिए सब एकजुट होने लगे हैं, और इसी वजह से 23 तारीख को पटना में अगर तमाम छत्रप जमा हो रहे हैं कांग्रेस की हां नहीं के इर्द गिर्द टटोलते हुए खुद को, तो मतलब बहुत साफ है कि बीजेपी का वोट तो इंटैक्ट रहेगा, लेकिन पूरा बिखरा हुआ वोट जो था विपक्ष के भीतर में, वह सब कुछ एकजुट होने लगेगा। और क्या यह एकजुट होने की परिस्थिति का इंतजार किया जाए, या उससे पहले ही इस देश के भीतर में राजनीतिक मुनादी कर दी जाए कि दरअसल चुनाव पहले होंगे? क्या ऐसी स्थिति आ सकती है? हमें लगता है कि अभी इस सवाल को आप थोड़ा बगल में रखिए और एक एक सिलसिले को सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। पहला सवाल तो यही है कि 23 तारीख से पहले क्या अभिषेक बनर्जी को जेल तो नहीं हो जाएगी? 23 जून से पहले ही क्या तेजस्वी यादव ईडी के घेराबंदी में आ तो नहीं चुके होंगे? क्या इस दौर में कई नोटिस कई राज्यों के अलग अलग छत्रपों के मुखियाओं को मिल तो नहीं गए होंगे? जिस तरीके से केसीआर खामोश हो गए जब उनकी बेटी को नोटिस ईडी का मिला और शराब घोटाले में दिल्ली उनको बुलाया गया, उसके बाद केसीआर की खामोशी से समझा जा सकता है कि दरअसल ईडी का मतलब क्या होता है, लेकिन एक दूसरा मतलब भी इसी से निकलता है। क्या वाकई 2024 में अगर बीजेपी
अपने तौर पर राज्यवार परिस्थितियों को बीते 5 दिनों में परख रही है। चाहे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत हो, डिप्टी सीएम से बातचीत हो, जनरल सेक्रेटरी से बातचीत हो, अलग अलग राज्यों के प्रभारियों को नए तरीके से मतने की शुरुआत हो रही हो, संगठन के ढांचे में फेरबदल का जिक्र हो, अमित शाह के हाथों में लगाम थमाने का जिक्र हो, इन सब के समानांतर वो कौन सी स्थिति है जो बीजेपी को परेशान कर रही है और वह एक लिहाज से इस चुनाव के मद्देनजर अभी से कटघरे में खुद को खड़ा हुआ क्यों पा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर बहुमत के नीचे आ गए तो एक झटके में चाहे नवीन पटनायक हो, चाहे जगन रेड्डी हो, चाहे केसीआर ही क्यों ना हो, जो नजर आ रहे हैं फिलहाल किसी के साथ नहीं है, लेकिन उस वक्त इस देश में सेकुलर सरकार के मद्देनजर ऐलान करते हुए इनके साथ तो नहीं खड़े हो जाएंगे। लेकिन आइए एक एक पन्ने को जरा टटोलते परखते हैं, इसलिए क्योंकि बिखरा हुआ वोट बीजेपी को जिताता है, लेकिन एक साथ 1 to 1 की परिस्थिति बीजेपी को हराती है। और वोटों का समीकरण हो या फिर सीटों के ध्रुवीकरण को लेकर राजनीति साधने की बीजेपी की अपनी कला क्यों ना हो। जो 10 निर्णयों पर परिस्थिति टिकी हुई है उसमें राज्य से लेकर केंद्र तक की राजनीति को प्रभावित करेगी। और इंतजार शायद इस बात का भी है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी अमेरिकी यात्रा से लौट तो आए और लौटने के बाद वहां की प्रतिक्रिया भी देख ले, जहां से राहुल गांधी घूम के आए हैं। उस देश के भीतर उनको लेकर कौन सी प्रतिक्रिया है, क्योंकि 2019 में गए थे तब वह ट्रंप को जिता रहे थे और इस वक्त ट्रंप कटघरे में खड़े हो चुके हैं। और मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी के साथ बाइडेन की सरकार है जो भारत के साथ गलबैयां चाहती है, लेकिन भारत की लीडरशिप को लेकर उसके जहन में भी कई सवाल हैं। तो क्यों नहीं वो लौटें और उसके बाद इस देश को चौंकाते हुए राजनीतिक स्थितियों की मुनादी कर दी जाए। लेकिन आइए, जब हमने सिलसिले का जिक्र किया है तो सिलसिलेवार तरीके से परिस्थितियों को परखिए। हरियाणा के भीतर नाजुक स्थिति है। सबको पता है खट्टर के आसरे चुनावी जीत मिलेगी नहीं अगर मोदी का चेहरा फेल हो चुका है, जिसका जिक्र आरएसएस करने लगी है कि सिर्फ करिश्मा नहीं बचा है आप में, आपको सबको साथ लेकर नए सिरे से चीजों को चलना होगा, मथना होगा। तो क्या अगर खट्टर हटते हैं या हरियाणा के भीतर जो जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला के साथ भी जो गठबंधन है उसमें दुष्यंत चौटाला भी समूचा चौटाला परिवार एकजुट होने की दिशा में तो नहीं बढ़ रहा है, या उसे समझ में आने लगा है कि एकजुटता के साथ सौदेबाजी भविष्य में चुनाव के बाद कहीं ज्यादा की जा सकती है बनिस्पत अकेले खड़े होकर। तो पहली दृष्टि कर्नाटक से के रिजल्ट आने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदलने या नहीं बदलने की परिस्थिति में जाकर टिक गई है। यही स्थिति कमोवेश महाराष्ट्र को लेकर है। वहां पर भी चीजों को मथना है। जो कैबिनेट शिंदे की काम कर रही है उसको अपने अनुकूल करना है और उसमें बड़ी भागीदारी केंद्र की रहेगी या देवेंद्र फडणवीस की रहेगी, इसको तालमेल बैठाने की दिशा में बातचीत का सिलसिला चल पड़ा है। और चूंकि एनसीपी ने अपने तौर पर शरद पवार ने अब महाराष्ट्र अपनी बेटी के हवाले कर दिया है, यानी एनसीपी के भीतर कोई एकनाथ शिंदे अगर अजीत पवार बनते तो उसकी रगों को और किसी ने नहीं, शरद पवार ने अगर महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे मोड़ पर परख लिया जहां महाराष्ट्र को भी चुनाव में जाना है अगले बरस और आम चुनाव भी अगले बरस होने हैं, उससे पहले बेटी के हवाले महाराष्ट्र, हालांकि वह एक कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर है, लेकिन जिन राज्यों को उनके हवाले किया गया उसमें महाराष्ट्र है। और एनसीपी महाराष्ट्र के बाहर कहां है इस पर कोई डिस्कशन होना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र के भीतर ही कांग्रेस से कम उसका वोट शेयर हो चला है, इसकी जानकारी और किसी ने नहीं, सर्वे नहीं दी। जो साकाल का सर्वे निकल कर आया उसमें 19.9% कांग्रेस के पक्ष में तो एनसीपी के पक्ष में 15.3%। यानी हरियाणा पे निर्णय, महाराष्ट्र पे निर्णय, तीसरा निर्णय झारखंड को लेकर लेना है जहां पर नए चेहरे की जरूरत है, क्योंकि यहां पर भी चुनाव जीता जा सकता है। बीजेपी को इसका एहसास है, परिवर्तन वहां भी करना है। मध्य प्रदेश के भीतर ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान बैलेंस आरएसएस को बनाना है और यह भी अपने तरीके से फैसले चुनाव के मद्देनजर लिए जा रहे हैं। राजस्थान के भीतर की परिस्थिति में अगर वसुंधरा है तो दूसरी तरफ आरएसएस को वहां पर काम करना है और आरएसएस अपने हाथ में राजनीतिक तौर पर तमाम पहल को करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करे, वसुंधरा साथ चले। छठी स्थिति इस दौर में छत्तीसगढ़ को लेकर है, जहां पर पूरे तरीके से संघ और उसके आदिवासी
संगठन को लेकर जो वनवासी के तौर पर वहां आदिवासियों के बीच काम करती है उसको सक्रिय करना है। जो सातवीं स्थिति है वो सेंटर लेवल पे है कि संगठन को बदलने की जरूरत आन पड़ी है। मैसेज जाएगा और नए तरीके से नई भूमिका में अगले 3 महीनों में भारत की राजनीति के भीतर केंद्र द्वारा निर्धारित संगठन के जरिए कहीं ना कहीं मोदी का चेहरा दोबारा करिश्मा के तौर पर लाया जा सकता है। पुरानी रटी रटाई बातों का जिक्र ना करें तो 8वां मंजिल जो है वो रणनीति के तौर पर है, जिसमें मोदी और शाह का जो मॉडल है वह शायद 2014 को ध्यान में रखकर 2024 की दिशा में बढ़ने वाला है। उसी दिशा से उसी तौर तरीके से कामकाज हो रहे हैं। कहां पर किसके हाथ में हर राज्य का बजट होगा, जो प्रचार के तौर पर काम करेगा, वो कैसे काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा, यह 8वीं स्थिति है। 9वीं स्थिति नए चेहरों को लाने की है। पुराने चेहरे खारिज हों और पुराने चेहरे खुद सामने आकर कहना शुरू कर दें राज्य दर राज्य कि अगर हमको टिकट नहीं भी मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीजेपी एक पार्टी नहीं एक लाइफ स्टाइल हो गई है इस देश के भीतर में, जो राष्ट्रीयता से जुड़ी है, हिंदुत्व से जुड़ी हुई है और एक लिहाज से हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना से भी जुड़ी हुई है। लेकिन 10वां सवाल शायद कहीं बड़ा है, जिसमें सावरकर भी हैं, जिसमें गोडसे भी हैं, जिसमें संघ भी है, जिसमें बजरंग दल भी है, यानी हिंदुत्व की उस लकीर को जो कहीं एग्रेसिव तरीके से चलती है उसे छोड़ना नहीं है, उसको और एग्रेसिव तरीके से उभारने की जरूरत है। इन 10 मुद्दों के इर्द गिर्द जब राजनीति को टटोलना अगर समझना शुरू करेंगे कि क्यों बीजेपी चाहती है कि दरअसल उससे पहले लोकसभा चुनाव की तारीखों से ठीक पहले जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हों और कांग्रेस से ही टकराना है, तो उसके साथ अगर लोकसभा चुनाव को जोड़ा जाए तो उनके अनुकूल परिस्थिति बन सकती है। इसकी कई वजह है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि जो वोट का शेयर है, अगर 2019 को आप देखें तो बीजेपी के पास तकरीबन 37.36% वोट थे। हमें लगता है आज संख्या के लिहाज से देखिए, बीजेपी को मिले थे 22 करोड़ 90 लाख वोट, कांग्रेस को मिले थे 11 करोड़ 94 लाख वोट, यानी एक लिहाज से दोनों के बीच में तकरीबन 12 करोड़ वोट का अंतर था। और ये 12 करोड़ वोट जो हैं एक झटके में अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है, जिसमें ममता बनर्जी, जिसमें अखिलेश यादव, जिसमें शरद पवार, जिसमें स्टालिन, जिसमें तेजस्वी यादव, जिसमें हेमंत सोरेन, जिसमें उद्धव ठाकरे, जिसमें नीतीश कुमार, जिसमें सीपीएम सीपीआई यानी समूचा लेफ्ट, जिसमें आरएलडी, जिसमें अपोजिशन की इन तमाम पार्टियों को अगर जोड़ते चले जाइएगा तो इनका वोट जो कुल बैठता है वह भी तकरीबन 11 करोड़ से ज्यादा का बनता है। छोटे दलों का हमने जिक्र यहां पर नहीं किया। तो अगर ये राजनीतिक दल एक साथ आकर खड़े हो जाते हैं, जिनकी तादाद अगर ममता, अखिलेश, शरद पवार, आरजेडी, जेएमएम, डीएमके, शिवसेना, जेडीयू, सीपीएम, सीपीआई, आरएलडी, इन सभी को जोड़ते चले जाएंगे तो और तकरीबन यह 11 करोड़ के वोट बनते हैं। यानी जो स्थिति बीजेपी की 22 करोड़ 90 लाख की थी, इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी के एक साथ जुड़ने से वोट एक बराबर आकर खड़े हो जाते हैं। तो क्या 23 जून की बैठक कहीं बीजेपी के लिए परेशानी का सबब तो नहीं? क्योंकि अगर एक साथ वोटों के लिहाज से देखिए तो एक झटके में दोनों बराबर आ गए, जिन लोगों की मौजूदगी पटना में होनी है। अब इसके बाद की परिस्थिति यह है कि तकरीबन 6-6.5 करोड़ वोट इस देश में मायावती के नाम है, वाईएसआर यानी जगन रेड्डी के नाम है, टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू के नाम है और नवीन पटनायक के नाम है। तकरीबन 6 करोड़ 30 लाख वोट इनके हिस्से में गए थे। इसके अलावे जो बीजेपी के साथ थे वह तकरीबन 1.5 करोड़ से कम के वोट थे, जिसमें आप एआईडीएमके को जोड़ सकते हैं, जिसमें आप पासवान की पार्टी एलजेपी को जोड़ सकते हैं, जिसमें आप असम गण परिषद को जोड़ सकते हैं, अपना दल को जोड़ सकते हैं। लेकिन इससे हटकर फिर से दोबारा आइएगा तो एक सवाल और, जेडीएस कहां जाएगा, आम आदमी पार्टी कहां जाएगी, वंचित बहुजन अघाड़ी जो महाराष्ट्र में बनी थी 37 लाख वोट मिले थे वो कहां जाएगा, और टीआरएस कहां जाएगी जिसके पास 76 लाख वोट पिछले चुनाव में बने थे। इनके वोट भी जब जोड़िएगा तो यह एक लिहाज से 1 करोड़ 71 लाख वोट बनते हैं। यानी बीजेपी के जो सहयोगी थे उनसे ज्यादा वोट इस लिहाज से बन जाते हैं। तो यह घबराहट
पहली बीजेपी के भीतर रेंगने लगी है कि अगर 1-to-1 वोट के आसरे परिस्थिति को परखें तो बीजेपी का परसेंटेज ऑफ वोट जो 37% था उसके ठीक पैरेलल में आकर विपक्ष की यह पूरी कतार अगर सिर्फ अपने वोट के साथ खड़ी हो जाती है तो मुश्किल में एक झटके में बीजेपी आ जाएगी। और इसके बाद का सवाल शायद सबसे बड़ा है जो कांग्रेस के इर्द गिर्द कहीं घुमड़ता है, क्योंकि विपक्ष अगर बिखरा हुआ है, बिखरे हुए विपक्ष के साथ और कोई सहमति और कोई गठबंधन ना हो, उससे पहले चुनाव के बीच जाकर कूद जाएं तो फिर सीटों का तालमेल और 1-to-1 वोट नहीं बनेंगे, बल्कि एक विचारधारा या फिर एंटी बीजेपी फ्रंट के तौर पर चीजें निकल कर आएंगी। एंटी बीजेपी यानी एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ तमाम पॉलिटिकल पार्टी है। यह सोच निकल कर आएगी गठबंधन अगर नहीं होगा तो भी। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या बीजेपी यह सोच रही है कि क्या उसे लाभ इसका मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही बीजेपी वर्सेस विपक्ष के तौर पर एक एक को देखा जाना शुरू होगा और इनके आपस में कोई तालमेल नहीं होगा तो बीजेपी को लाभ मिल जाएगा। और शायद बीजेपी यह सोच रही है कि अगर तेजी से आगे बढ़ें और अगर जिन राज्यों के चुनाव होने हैं उनके साथ लोकसभा की दिशा को लाकर खड़ा कर दिया जाए तो विपक्ष की एकजुटता, सीटों का तालमेल, वैचारिक सहमति, कास्ट कॉम्बिनेशन, छत्रपों की अपनी राजनीति सब धरी की धरी रह जाएगी।